अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मैजमी एंड माय रोल नंबर इज़ 31। इस लेक्चर में मैरिस मॉडल ऑफ द मैनेजरियल इंटरप्राइज को डिस्कस करूँगी मैं। और इस मॉडल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैरिस के मुताबिक जो एक फ़र्म होती है इसका फंडामेंटल गोल क्या होता है। अगर हम फ़र्म के गोल को डिस्कस करें तो मैरिस के मुताबिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ फ़र्म का गोल होती है, जबकि ग्रोथ बैलेंस से मैरिस की मुराद है नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फर्म, इसको हम जीडी से ज़ाहिर करेंगे। और नंबर 2, ग्रोथ ऑफ इट्स कैपिटल सप्लाई, जिसको हम जीसी से ज़ाहिर करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैरिस मैक्सिमाइज जी इज़ इक्वल टू है जीडी, जीडी इज़ इक्वल टू है जीसी, जी इज़ इक्वल टू है बैलेंस ग्रोथ, जीडी इज़ इक्वल टू है डिमांड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, और जीसी ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। बैलेंस ग्रोथ का मकसद हम तब अचीव कर सकते हैं जब जीडी भी मैक्सिमाइज़ हो रहा हो और जीसी भी मैक्सिमाइज़ हो रहा हो। बिहेवियर मैक्सिमाइजिंग को अचीव करने के लिए एक फर्म को दो टाइप्स के कॉन्स्टेंट से सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है अवेलेबल मैनेजरियल टीम इट्स स्किल्स। अच्छा, मैरिस के नज़दीक जो बैलेंस ग्रोथ होती है इसका बेसिक एम ये होता है कि एक फ़र्म के लिए वो एक फ़र्म के लिए हेल्पफुल होता है। फ़र्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट टॉप होती है, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेगी, या तो इसके साथ साथ इसे डिमांड फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द फर्म है, और इसी तरह से ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई है, यानी जीडी और जीसी को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। क्योंकि मैनेजर इकोनॉमिक्स के हवाले से हम जानते हैं कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट टॉप होती है, उसमें डिवीज़न होती है, और उस डिवीज़न की वजह से ये ज़रूरी नहीं होता कि मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट होती है और जो ऑनरशिप शेयर होल्डर होते हैं वो एक जैसे हों। तो टॉप मैनेजमेंट का यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट होता है, और ऑनर्स और शेयर होल्डर्स का यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट होता है। अगर हम डिस्कस करें यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर्स, तो इनमें जो इंक्लूड वेरिएबल होंगे वो हैं सैलरीज, स्टेटस, पावर, जॉब सिक्योरिटी, जबकि ऑनर्स का जो यूटिलिटी फंक्शन है, ऑनर्स या फिर शेयर होल्डर्स का यूटिलिटी फंक्शन, इसके जो वेरिएबल्स हैं वो है पाई साइज ऑफ आउटपुट, और दूसरा है कैपिटल साइज, तीसरा है शेयर इन मार्केट, और चौथा है पब्लिक इमेज। तो मैनेजर्स का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो है सैलरीज, स्टेटस, पावर, जॉब सिक्योरिटीज़, और जो ऑनर्स का है यूटिलिटी फंक्शन वो है पाई, कैपिटल साइज, शेयर्स इन मार्केट, और पब्लिक इमेज।
अब मैरिज के मुताबिक दोनों पार्टीज़ के गोल्स में इतना फ़र्क नहीं पाया जाता जितना ट्रेडिशनल मैनेजरियल थ्योरीज़ में पड़ता है, क्योंकि दोनों के जो यूटिलिटी फंक्शन होते हैं उनमें शामिल जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। तो मैरिज के मुताबिक ये जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं ये सिंगल वेरिएबल के साथ स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहे होते हैं, और ये जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है इसको मैरिज साइज़ ऑफ फर्म के नाम से डिफ़ाइन करता है कि जितने भी एक्सप्लेनेटरी होंगे इन दोनों यूटिलिटी फंक्शन में वो एक थर्ड वेरिएबल या फिर साइज़ ऑफ फर्म के साथ पॉजिटिवली स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहे होते हैं। और एक जो मैनेजर होता है या टॉप मैनेजमेंट होती है उनकी यूटिलिटी कोरिलेट स्ट्रांगली कर रही होती है या फिर साइज़ ऑफ फर्म के साथ, और इस तरह से ऑनर्स या शेयर होल्डर का यूटिलिटी फंक्शन होता है वो भी स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहा होता है साइज़ ऑफ फर्म के साथ। तो इसीलिए मैरिस ने अपने मॉडल में रेट ऑफ ग्रोथ ओवर टाइम के साथ स्टडी किया है, जिसमें ज़्यादातर जो इकोनॉमिक वेरिएबल जो हैं उनमें साइमल्टेनियसली तब्दीलियाँ होती हैं। अब अगर हम यूटिलिटी फंक्शन अगर ग्रोथ के साथ लिंक करें और हम देखें कि डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन यानी यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स या फिर यूटिलिटी ऑफ ऑनर्स, तो इसमें जो हमारे पास ऑनर्स का यूटिलिटी फंक्शन होता है वो ये है कि ऑनर्स का यूटिलिटी फंक्शन है is the function of GC. Then according to Maris, GC is equal to है कैपिटल ग्रोथ, यानी हमारे पास जो GC और जो पाई होती है ये हमेशा पॉजिटिवली रिलेट कर रही होती है, नॉट पॉजिटिवली रिलेट इन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर GDS, जिसमें GD इज इक्वल टू है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ द पार्टिक्यूलर ऑफ द फर्म को जाहिर कर रहा है, और एस जो है वो मेजर्स ऑफ जॉब सिक्योरिटीज़ को जाहिर कर रहा है। एस जो है कॉन्स्ट्रेंट है और ये गिवन होगी। अच्छा, बैलेंस ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए दो किस्म के कॉन्स्ट्रेंट को फेस करना पड़ता है, और वो कॉन्स्ट्रेंट है पहला है मैनेजरियल टीम कॉन्स्ट्रेंट, और दूसरा है सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट, मेजर ऑफ जॉब सिक्योरिटी को जाहिर करती है ये। अब हम देखेंगे कि बैलेंस ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जबकि हमें दो कॉन्स्टेंट दी गई हों तो एक फर्म किस किस्म के बिहेवियर को अडॉप्ट करेगी और कैसे मॉडल का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। इक्विलिब्रियम गोल्स ऑफ फर्म में हमने डिस्कस किया कि जो मैनेजर्स का एम यूटिलिटी लेवल ऑफ यूटिलिटी को मैक्सिमम करता होता है। जो यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स है, यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ GD।
जो कि मैनेजर्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, और जो यूटिलिटी ऑफ ऑनर्स है या फिर शेयर होल्डर्स है वो ऑनर्स मैक्सिमाइज़ करते हैं। और मैनेजर अपने एम यानी ग्रोथ ऑफ डिमांड को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं, और ऑनर्स अपने एम को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं, और इनकी यूटिलिटी उस वक्त मैक्सिमाइज़ नहीं होती जब तक ग्रोथ ऑफ कैपिटल मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। अब मैरिज के मुताबिक ये दोनों एम ये दोनों यूटिलिटी फंक्शन उस वक्त मैक्सिमाइज़ होंगे जब बैलेंस ऑफ ग्रोथ मैक्सिमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि जब हमारी बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइज़ होगी तो दोनों फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाएंगे। इस मॉडल के सोल्यूशन की सबसे पहली स्टेज डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई फंक्शन की डिटरमाइन है जो कि सप्लाई एंड डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन को जो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। और इससे पहले ये देखेंगे कि मैरिस मॉडल में जो इंस्ट्रूमेंट्स वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स वेरिएबल्स देखते हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स वेरिएबल की डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो फर्म स्टेप बाय स्टेप देखती है कि कौन से इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल जिनको वो डिटरमाइन करेगी। सबसे पहले है ए बार जो कि इक्वल है वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, कि हमारे पास जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होगी वो क्या होगी। और दूसरा फैक्टर है डी जो कि है रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि फर्म कैसे डाइवर्सिफाई करेगी। और तीसरा है एम इज़ इक्वल टू है ग्रोथ बैलेंस मैक्सिमाइजेशन। वो जो फर्म डिसाइड करेगी, ये बताएगी कि कैसे बैलेंस ग्रोथ होती है, इसको मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। और चौथा है प्राइस यानी पी। प्राइस की डिटर्मिनेशन कैसे होगी। प्राइस गिवन होती है और ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर के हिसाब से मैरिज के मुताबिक एक ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसमें मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो जाता है। मैरिज ने अपने मॉडल में प्राइस को एक पैरामीटर के हिसाब से इस्तेमाल किया है। मैरिज मॉडल में दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, पी और सी, यानी फर्म इन्हें चेंज नहीं करती बल्कि मार्केट फोर्सेस इन दोनों को डिटरमाइन करती हैं। और पांचवा है जो हमारे पास वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मैरिज के मुताबिक फ़र्म अपना लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज़ कर सकती है। और पहले नंबर पर मैरिज के मुताबिक फ़र्म अपना लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज़ कर सकती है। लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज़ कर सकती है। और दूसरे नंबर पर रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज़ कर सकती है। और तीसरे नंबर पर है रिसर्च जो कि फर्म चूज़ कर सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट
चूज़ कर सकती है कि यानी फ़र्म ने एडवर्टाइजमेंट को कैसे डिटरमाइन करना है और उस पर कितने एक्सपेंडिचर करने हैं और डेवलपमेंट और रिसर्च पर कितने एक्सपेंडिचर करने हैं अगर फर्म को पी एंड सी गिवन हो। अब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट और डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हमारे प्रॉफिट मार्जिन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। और M इज़ इक्वल टू है प्रॉफिट मार्जिन, जो कि एडवर्टाइजमेंट से करें तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है, और यानी कि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर एडवर्टाइजमेंट करें तो RD एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं और मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है। मैरिज कॉस्ट रूल्स, अब आगे जो है वो है मैरिज कॉस्ट रूल प्राइसिंग रूल्स। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग मैरिज मॉडल में एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग रूल इस इक्वेशन से जाहिर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैरिज C plus A plus R and D plus M, where P is equal to है given price level, A is equal to है given level of एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, के एक्सपेंडिचर कितने करेगी ये फर्म खुद डिसाइड करेगी। और C इज इक्वल टू है गिवन प्रोडक्शन, ये गिवन प्रोडक्शन होगी और जो डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर है इंडिकेट करेगा। और ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और M जो है इज इक्वल टू है मार्जिन प्रॉफिट। अगर हम इसे मार्जिन प्रॉफिट के लिए सॉल्व करें तो M इज इक्वल टू है P माइनस C माइनस A माइनस R D, तो ये मार्जिन प्रॉफिट के लिए हो गई। यहाँ अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट के साइन के साथ माइनस का साइन है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ भी माइनस का, तो इस तरह हम देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन को एडवर्टाइजमेंट के साथ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो हमें बताता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ेगी तो फिर जो मार्जिन प्रॉफिट है वो कम होगा। The next step is to define the variables that determine the rate of growth of demand GD, the rate of growth of demand GD and the rate of growth of supply यानी GC, and express their rates in term of the policy variables in A bar, D and
एम। आगे है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड यानी जीडी। GD is a function of D and K, where D is equal to है डाइवर्सिफिकेशन रेट और K है परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स। The proportion of successful new products K depend on the rate of diversification D, यानी जो K है वो इस पर डिपेंड करता है किस पे, डाइवर्सिफिकेशन रेट पर, और एडवर्टाइजमेंट ऑन देयर रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन D ऑन देयर प्राइस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी के जो है वो डिपेंड कर रही है डी पर यानी डाइवर्सिफिकेशन रेट पर, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर। तो फिर के का फंक्शन बनता है डी ई ए एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। के जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी, तो फिर के यानी परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ेगी। और जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो एक्सपेंडिचर जो है वो कम होंगे, और के जो है के भी कम होगा, यानी इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट नेगेटिव टू प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव, और के रिलेट टू प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव। अगर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा तो के डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ होगा तो के इंक्रीज़ हो जाएगा। If K is replace the average profit margin, so GD is the function of DM. GD जो है D के साथ पॉजिटिव रिलेट करता है और M के साथ जो है नेगेटिव रिलेट करता है, बट डिक्लाइनिंग ट्रेंड GD greater than 0। यहाँ पर इसका नेगेटिव है। GD is shown in diagram। यहाँ पर हम D लेंगे और इधर GD
When the fixed variable change, the GD curve is shift. When the fixed variable change, the curve is shift. When M increase, then GD decrease, shift down. And when M decrease, GD increase, shift upward. And M decrease, research and development increase, then K increase, and this curve is upward. अब हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सप्लाई यानी GC. Under Maris assumption, rate of growth of capital supply is proportion to level of profit यानी GC, where pi is equal to है financial security कोएफिशिएंट और पाई इज इक्वल टू है लेवल ऑफ टोटल प्रॉफिट. I is the function of M K by X, where M profit margin और K by X is equal to है ओवरऑल कैपिटल आउटपुट रेशियो. Why? When this is a curve of GC function dm by. चलिए अगर इसको शिफ्ट करें M1, M2, M3, then
M increase, then GC curve upward, and M decrease, then GC downward. अब इनका इक्विलिब्रियम देखेंगे। जम झंडे तो बना रहे इक्विलिब्रियम में ये जो ए बी और सी और डी पॉइंट जो बना है इसी को कहते हैं बैलेंस ग्रोथ कर्व। where GD and M negative have negative relation और GC और M positive relation। GC जो है इंक्रीज़ होगा और तब GD डिक्रीज़ होगा। पॉइंट बी हाईएस्ट पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट इफ़ फर्म अडॉप्ट डी पॉइंट तो जो फर्म है वो ग्रोथ रेट अचीव करेगी।